हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इस एक्ट में मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस भी करवाऊँगी। मैं पहले आपको ये पीडीएफ दिखा देती हूँ, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस बेयर एक्ट, कंप्लीट बेयर एक्ट। ठीक है, आप ये पीडीएफ देखो। इसमें मैंने एक्स्ट्रा भी मेंशन किया हुआ है कि जैसे कौन कौन से फॉर्म फिल किए जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये देखो। ठीक है, कौन कौन से पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे, और डायरेक्ट बेयर एक्ट से करवाऊंगी मैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ये देखो आप, मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से ये प्रिपेयर किया है, हाईलाइट वगैरह करके, और पीवाईक्यूज़ भी ऐड किए हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और फॉरवर्ड करना। ठीक है, एंड ये तो हो गई हमारी पीपीटी की बात की, मतलब पीडीएफ की बात, कि पीडीएफ में मैंने कैसे मॉडिफिकेशन किया है और कैसे क्या ये सब। और लास्ट में देखो, मैंने आपके लिए इसके ये एएलसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, एपीएफसी में भी आए हुए हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको करवाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, चलो। ट्रेड यूनियन एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या था, इंडिया में वर्कर की कंडीशन बहुत पुअर थी। कोई भी फिक्स वर्किंग आवर नहीं थे, लो वेजेस थे, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिलती थी। ऐसे में वर्कर ने मिलकर अपने राइट के लिए एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और उन ग्रुप को कहा गया ट्रेड यूनियन। क्या कहा गया? ट्रेड यूनियन कहा गया। ठीक है, लेकिन उस समय क्या होता था ना, ट्रेड यूनियन इलीगल मानी जाती थी। इलीगल मानी जाती थी कि इलीगल है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1926 में एक स्पेशल लॉ पास होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव और प्रीएम्बल क्या है। आपको ये अंडरलाइन वाले दिख रहे होंगे ना, जैसे इसमें मैंने मेंशन किया है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड इन सर्टेन रिस्पेक्ट टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो इसका क्या था, ये एक्ट ट्रेड यूनियन को एक लीगल आइडेंटिटी देता था और बताता है कि ट्रेड यूनियन के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी। अब चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट। आपको ये वाली डेट शो हो रही है 25 मार्च 1926। तो ये हुआ था अनेक्ट हुआ था ये 25 मार्च 1926। और ये एप्लीकेबल कब हुआ? एप्लीकेबल देखो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है छोटा सा, 1 जून 1927। ठीक है, और ये एक्सटेंड कहाँ पर था? ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड है इस टाइम, ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड है। लेकिन जम्मू कश्मीर पे ये कब एप्लीकेबल हुआ था? जम्मू कश्मीर पे ये एप्लीकेबल हुआ था आफ्टर 1970 के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। चलो अब हम देखते हैं इसका चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 1 में 3 बेसिक बातें बताई गई हैं, देखो 1, 2 एंड 3। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है सेक्शन 1 में कि दिस एक्ट में भी कॉल्ड ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट कहलाएगा, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ पॉइंट। और ये तब लागू होगा जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया। कब लागू हुआ? जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया। और कब किया था? तो वो किया था 1 जून। ठीक है, 1 जून को किया था, 1 जून 1927। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, मतलब जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 की में हम देखते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? देखो, जब ट्रेड यूनियन एक से ज़्यादा स्टेट में काम करती है, ठीक है, तो वहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी,
एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर एक ट्रेड यूनियन एक ही स्टेट के अंदर काम कर रही है तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। इसमें इतना ही कहा गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। मतलब जैसे मान लो कि एक ट्रेड यूनियन है, वो एक साथ 6 से 7 स्टेट में काम कर रही है, मतलब 6 से 7 स्टेट में सब कुछ वही ट्रेड यूनियन देखती है, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और एक स्टेट है, वहाँ सिर्फ एक ट्रेड यूनियन है, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? आई होप आपको ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉडी बाय वट एवर नेम कोल्ड टू बी विच द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ ट्रेड यूनियन इज इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वो बॉडी या कमेटी जिसके पास ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। समझ में आया? वो बॉडी या कमेटी जिसके पास ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर्स या एग्जीक्यूटिव हो गए आपके, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑफिस बियरर। सेक्शन 2B, ऑफिस बियरर कौन लोग होते हैं? इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट डज नॉट इंक्लूड एन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। देखो ऑफिस बियरर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी में होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो यूनियन की बॉडी में होते हैं, सॉरी इसमें, लेकिन इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता? इसमें ऑडिटर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, तीनों डेफिनेशन क्लियर होंगी। प्रिस्क्राइब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का मीनिंग क्या होता है? ये तो सिंपल सा है कि ये तो आपको ही पता होगा कि एक ऐसा ऑफिस जो किसी यूनियन के पास रजिस्टर्ड हो तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाएगा, है ना। ये लिखा हुआ है ना, मीन दैट ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, है ना। कि मतलब एक ऐसा ऑफिस जो किसी रजिस्टर के पास, किसी ट्रेड यूनियन के पास रजिस्टर्ड है तो वो कहलाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस। अब देखते हैं सेक्शन 2F, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसे अपॉइंट कौन करता है। इसे अपॉइंट करती है आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3, ठीक है। एंड इसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं रजिस्ट्रार में? एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि रजिस्ट्रार कौन होता है। देखो रजिस्ट्रार वो अथॉरिटी होती है जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करती है और रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको शो हो जाए। देखो ये क्वेश्चन मैंने जूम किया है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ब्लर होगा तो मैं पढ़ के बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट, ये ज़्यादा हैवी आ रहा है, इसे रहने दो आप। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट आर कंसिडर्ड एट ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट में इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस को ट्रेड डिस्प्यूट माना गया है? तो देखो सेम वही लाइंस इन्होंने कॉपी पेस्ट की हैं, ठीक है। और इसे समझाने से पहले, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बेयर एक्ट में आगे समझाती हूँ। सेक्शन 2G हमारा ट्रेड डिस्प्यूट क्या कहलाता है, ठीक है। तो चलो पहले इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, अब आपको क्लियर होगी ये। ट्रेड डिस्प्यूट मीन any dispute between employer and workman or between the workman and workman, employer and employer, which is connected employment or non-employment। ट्रेड यूनियन
ट्रेड डिस्प्यूट का मीनिंग है ऐसा डिस्प्यूट जो किसके बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, जो किससे कनेक्टेड है, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट्स की कंडीशन से कनेक्टेड है। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। अब देखो उन्होंने ये सेम यही लाइंस कॉपी पेस्ट की हैं, बेयर एक्ट से उठाया है। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा होता तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी ऐसी लड़ाई या डिसएग्रीमेंट जो किस किस के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो सकता है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है ना। ठीक है, ये डिस्प्यूट डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हो सकता है, या फिर लेबर से रिलेटेड किसी भी कंडीशन से हो सकता है। अब देखो एग्जांपल बताती हूँ। अगर वर्कर्स अपने वेज इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयर से झगड़ा करते हैं तो वो ट्रेड डिस्प्यूट है। या अगर दो एम्प्लॉयर आपस में ही एक ही लेबर पॉलिसी को लेकर डिसएग्री हैं तो वे भी ट्रेड डिस्प्यूट में ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेड डिस्प्यूट क्लियर होगा, है ना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मीनिंग क्या है, एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, या तो वो टेम्परेरी और परमानेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। क्या किस लिए, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन और वर्कमैन भी आते हैं, और एम्प्लॉयर। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखो, ट्रेड यूनियन का मतलब है कोई भी ग्रुप या कॉम्बिनेशन, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंटली हो, ये मैंने बताया था आपको, है ना, जो बनाया गया हो बेसिकली एक रीजन के लिए, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के रिलेशन को मैनेज करने के लिए, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के रिलेशन को मैनेज करने के लिए, या फिर किसी भी, ये देखो, या फिर किसी भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन को ट्रेड या बिजनेस में लगाने के लिए। और इसमें एक पॉइंट ये है, इंक्लूड एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन। अगर 2 या 2 से यूनियन मिलकर एक फेडरेशन बनाती हैं तो वो भी ट्रेड यूनियन मानी जाएंगी। बट इसमें ये जो ट्रेड यूनियन होती है ये किसको अफेक्ट नहीं करती हैं। अब हमें ये देखना है, ठीक है, मतलब इसके कुछ एग्जामिशन भी हैं कि ये कहाँ ट्रेड यूनियन एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये देखो, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर एज टू देयर ऑन बिजनेस, पहला पॉइंट ये है। एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉय बाय हिम टू सच एम्प्लॉयमेंट, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ द गुडविल। अब इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो, ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। देखो, अगर 2 बिजनेस पार्टनर अपने बिजनेस की टर्म सेट करते हैं, ये मैं पहला बता रही हूँ, अगर 2 बिजनेस पार्टनर अपने बिजनेस की टर्म सेट करते हैं, या एम्प्लॉयर अपने वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, सेकंड पॉइंट, या एम्प्लॉयर अपने वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर थर्ड पे बिजनेस की कोई गुडविल सेल की जा रही है, तो ये सारे डिस्प्यूट ट्रेड यूनियन एक्ट के स्कोप से बाहर हो जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चैप्टर 1 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इतना क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करो। तो चलो अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन के चैप्टर 2 की, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, जिसका मेन फोकस क्या था, जिसका मेन फोकस था ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 3, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। अब रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करता है, वो करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट मैनी एडिशनल एंड डिप्टी रजिस्ट्रार। अगर ट्रेड यूनियन को लगता है कि उसे एडिशनल उसे लगता है कि उसे एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार चाहिए तो वो उन्हें भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, उन्हें भी कैसे अपॉइंट कर सकती है वो, देखो, गवर्नमेंट चाहे तो जितने भी एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है जितनी ज़रूरत हो। उनका रोल क्या होगा, ठीक है, वो क्या काम करेंगे, एक्सरसाइजिंग एंड डिस्चार्जिंग
वो क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, किस एरिया में काम करेंगे, क्या उनकी पावर होगी, ये सब डिसाइड गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अब देखते हैं हमारे इसका सबसेक्शन 3, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3। यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर किसी ट्रेड यूनियन का ऑफिस एक पर्टिकुलर एरिया में है, ये देखो ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है, मैं बता देती हूँ, आप पढ़ लेना बेरख से, मैं आपको समझा देती हूँ। अगर किसी भी ट्रेड यूनियन का ऑफिस एक पर्टिकुलर एरिया में है और वहाँ का एडिशनल या डिप्टी रजिस्ट्रार सही पावर यूज़ कर रहा है, तो वही उस ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रार माना जाएगा, लेकिन सिर्फ उस एरिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये ना देखो, वेयर एन एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार एक्सरसाइज डिस्चार्ज द पावर ऑफ फंक्शन रजिस्ट्रार इन एरिया विच रजिस्टर ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो इसमें यही कहा गया है जो अभी मैंने आपको बताया। अब आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 4, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है। देखो फोर का 1 बताती हूँ मैं आपको। एनी 7 और मोर मेंबर ऑफ ए ट्रेड यूनियन में बी सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द रूल ऑफ ट्रेड यूनियन बाय अदरवाइज कंपाइलिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। मतलब कम से कम 7 लोग जो ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, है ना, कम से कम 7 लोग जो ट्रेड यूनियन के मेंबर हों, अपने नाम और डिटेल ट्रेड यूनियन के रूल पे साइन करके रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें मैंने ये कहा कि 7 मेंबर हैं और वो 7 मेंबर ट्रेड यूनियन के होने चाहिए। ठीक है, वो अपने नाम और डिटेल ट्रेड यूनियन के रूल्स पर, ट्रेड यूनियन के रूल्स पर साइन करके रजिस्ट्रार के पास अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये लोग एप्लीकेशन तभी दे सकते हैं जब एक्ट की रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, अप्लाई जब भी करेंगे जब वो एक्ट की जो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन होती है वो फॉलो होगी। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ इसका सब क्लोज 2 क्या कहता है। सेक्शन 4 का सब क्लोज 2 ये आप पढ़ लोगे। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सच एप्लीकेशन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी हैव इनवैलिड merely by reason of the act at any time after the date of application, but before the registration trade union sum of the apply not exceeding half of total number person। आपको ये ध्यान में रखना है, ये इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है, not exceeding half of the total number of person who made the application। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे दी गई, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले क्या हुआ, कुछ लोग, पर आधे से ज़्यादा नहीं, उन्होंने अपनी मेंबरशिप या एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं, तो ये एप्लीकेशन वैलिड रहेगी। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल 7 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, ठीक है, 7 में से 2 ने वापस ले ली, कितने बचे? 5। तो अब भी आधे से ज़्यादा ही तो है ना, तो इस केस में एप्लीकेशन वैलिड रहेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, आज के लॉ के हिसाब से सिर्फ 7 मेंबर इनफ नहीं है। ठीक है, 7 मेंबर इनफ नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि 10% या 100 एम्प्लॉय जो भी कम हो वो यूनियन के मेंबर होने चाहिए और एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन 7 का रूल कंपलसरी है, मतलब ठीक है। सेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि 7 या 7 से अधिक लोग ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने नाम रूल बुक में ट्रेड यूनियन के रूल में दे सकते हैं, और अगर उनमें से कुछ मना कर देते हैं तो 7 का आधा तो होना चाहिए, मतलब कि 4 मेंबर तो होने ही चाहिए, तब भी एप्लीकेशन वैलिड रहेगी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं सेक्शन 5, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो हर ट्रेड यूनियन को जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना, तो वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है। ठीक है, किसको सबमिट करनी होती है? एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेड टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है। लेकिन एप्लीकेशन के साथ क्या देना होता है? शैल बी अकम्पाइंड बाय ए कॉपी ऑफ द रूल ऑफ ट्रेड यूनियन
ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन के साथ क्या और क्या सबमिट करना पड़ता है, उसके साथ सबमिट करना पड़ता है, साथ में उसको एक कॉपी देनी होती है ट्रेड यूनियन के रूल्स की, ट्रेड यूनियन के रूल्स की एक कॉपी देनी होती है, ठीक है, रूल्स की कॉपी देनी होती है जिसमें उसमें उस डॉक्यूमेंट में सारे रूल्स लिखे होते हैं और एप्लीकेशन के साथ एक स्टेटमेंट भी देनी होती है। अब स्टेटमेंट में क्या क्या मेंशन होगा, क्या क्या मेंशन होता है। पॉइंट ए, नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ मेंबर मेकिंग द एप्लीकेशन। सभी मेंबर जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उनका नाम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस लिखना ज़रूरी है। एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे एग्जांपल में आप लिखो रमेश, ये हो गया नाम, ठीक है, काम, उसका काम क्या है, वो फिटर है, फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में फिटर, ठीक है, एड्रेस क्या है, एड्रेस कानपुर। तो इस फॉर्मेट में ये पहला क्लोज होना चाहिए। पॉइंट बी, द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस। ट्रेड यूनियन का नाम और उसका एड्रेस, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कानपुर, कानपुर मजदूर संघ, इस फॉर्मेट में कानपुर मजदूर संघ 22 इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में टाइटल, नेम, एज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बेयरर। ऑफिस बेयरर का नाम, एज और एड्रेस होनी चाहिए कि उसका क्या नाम है। जैसे एग्जांपल सुरेश कुमार, एज 35 अलीगढ़, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। अब ये देखो सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2, वेयर अ ट्रेड यूनियन हैज़ बीन in existence for more than 1 year before making the registration of the application for its registration shall be delivered to the registrar together with the application a journal statement of the assets and liability of the trade union prepared in such form and containing particular as may be prescribed। अगर आपका यूनियन 1 साल से ज़्यादा एग्जिस्टिंग है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और आपका जो ट्रेड यूनियन था ना वो 1 साल से पहले से बना हुआ है, तो रजिस्ट्रार को एक जर्नल स्टेटमेंट भी देना होता है। उस जर्नल स्टेटमेंट में किस चीज़ का होता है, असेट्स और लायबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन की, असेट्स ऑफ लायबिलिटी ट्रेड यूनियन कितनी है कितनी नहीं है, ये वाला जर्नल स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। और किस में देना होगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में देना होगा, जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसमें। देखो इसे कह सकते हो आप, जैसे आपका यूनियन 1 साल से पुराना है तो आपको यूनियन के पास कितना पैसा है, क्या क्या लायबिलिटी है, वो सब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6, प्रोविजन टू बी कंटेंट इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब रूल में क्या क्या लिखा होना ज़रूरी है, जो ट्रेड यूनियन के रूल्स होते हैं उनमें क्या क्या लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हो। नंबर 1, द नेम ऑफ द यूनियन। ट्रेड यूनियन का नाम, ट्रेड यूनियन का एक फिक्स और यूनिक नाम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन पॉइंट बी, द होल ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। कि मतलब यूनियन को किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है ये उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर C, the whole of purpose for which the journal fund of the trade union shall be applicable, all of which purpose shall be purpose to which such fund are lawfully applicable under this act। ऑप्शन सी में ये कह रहा है, ऑप्शन सी आपका ये कहता है फंड का यूज़, मतलब जो हमारा जर्नल फंड है ना, जो हमारा जर्नल फंड है वो किस किस लीगल पर्पस के लिए खर्च होगा वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर डी, द मेंटेनेंस ऑफ ए लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एडिक्वेट फैसिलिटी इंस्पेक्शन देयर ऑफ बाय द ऑफिस बेयरर एंड मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। इसमें ये कह रहा है कि जो मेंबर की लिस्ट होनी चाहिए ना, मेंबर लिस्ट मेंटेन करनी होनी चाहिए
और इंस्पेक्शन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि कितने मेंबर होंगे, क्या है, वो पूरी लिस्ट बनी होनी चाहिए। अब देखते हैं पॉइंट नंबर ई, द एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर हु शैल बी पर्सन एक्चुअली एंगेज्ड और employed in any industry which the trade union is connected, and also the admission of the number of honorary or temporary member or as office bearer required under section 22 to form the executive of trade union। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि मेंबर का एडमिशन कैसा होता है। देखो, एक होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है, एक होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर और एक होते हैं ऑनरी मेंबर, ऑर्डिनरी और ऑनरी मेंबर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डिनरी मेंबर कौन होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर वो होते हैं, मैं इसको ओ से डिफाइन कर रही हूँ, ऑर्डिनरी मेंबर वो होते हैं जो लोग इंडस्ट्री में एक्चुअली काम करते हैं। और ऑनरी मेंबर और टेम्परेरी मेंबर कौन होते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है नंबर ऑफ ऑनरी और टेम्परेरी मेंबर। ये कौन होते हैं, वो लोग जो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव बनने के लिए इंक्लूड किए जा सकते हैं। आपको समझ में आया। यहाँ पॉइंट ई में क्या कह रहा है, पॉइंट ई में कह रहा है ऑर्डिनरी मेंबर कौन होते हैं, जो एक्चुअली में काम करते हैं, और ऑनरी और टेम्परेरी मेंबर कौन होते हैं, जो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आते हैं, ठीक है, या बनाए इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट डबल ई, सेक्शन 6 सब क्लोज डबल ई, द पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन विच शैल नॉट बी लेस देन 25 नए पैसे पर मंथ पर मेंबर। अब आपको ये देखना है जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होना चाहिए हर मेंबर से कम 25 नए पैसे पर मंथ लेना जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा जितने पॉइंट मैंने आपको बताए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले वन थिंग मोर, आई एम 110% श्योर, नॉट 100%, आई एम 110% श्योर कि यूट्यूब पर लाइन बाय लाइन इस तरह बेयर एक्ट किसी ने नहीं करवाया होगा। इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी अगर आप इस लेक्चर को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो डेफिनेटली मुझे फील होगा कि कोई कमी रह गई है। क्योंकि इस चैनल पे प्रॉब्लम क्या है, मैं लेक्चर तो बना दूँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं बहुत एफर्ट करके लेक्चर बनाती हूँ, एक लेक्चर बनने में 1 दिन लग जाता है पूरा, ठीक है। बट इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी बच्चे लेक्चर्स देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको 30 नवंबर से पहले सारे लेक्चर्स चाहिए तो इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपका लेबर लॉ का जो पोर्शन है 20 to 25 क्वेश्चन जो लगभग 40 से 45 मार्क्स का बैठेगा वो आपका क्लियर हो सके। इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू, ठीक है। बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनके लेक्चर भी अच्छे नहीं हैं लेकिन उनके व्यूज़ बहुत जाते हैं, आई डोंट नो कैसे जाते हैं, बट चलो छोड़ो ये रेस्टोरेंट पार्ट। अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है ये एक्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 6 का सब क्लोज एफ, ठीक है। द कंडीशन अंडर विच एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट एश्योर्ड बाय द रूल्स एंड विच एनी फाइन और फॉरफिचर मे बी इम्पोज्ड ऑन द मेंबर। तो ये क्या कहता है, ये कहता है बेनिफिट और पेनल्टी, मतलब मेंबर को बेनिफिट कब मिलेंगे और कब उन पर फाइन या पनिशमेंट होगा ये भी रूल में लिखा होना ज़रूरी है। अगर एपीएफसी में इस बार क्वेश्चन बनेंगे वो इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है, बहुत डीपली बनेंगे, इसलिए मैं डीपली ही करवा रही हूँ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लोज, ये जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एच देखते हैं हम। द मैनर इन विच द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी अपॉइंटेड और रिमूव्ड। इसमें ये लिखा जाना चाहिए कि ऑफिस बेयरर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे होना चाहिए। अब देखते हैं आई, द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एनुअल ऑडिट इन सच मैनर may be prescribed on the account and adequate facility for inspection on account book by the office bearer and member of trade union। तो इसमें ये क्या कहता है कि
फंड का ऑडिट और इंस्पेक्शन, जो हमारा फंड है ना उसका एनुअल ऑडिट और जो इंस्पेक्शन होना चाहिए वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। फंड को सेफ रखने का सिस्टम क्या है, या अकाउंट को हर साल कैसे ऑडिट करना है, ये सब ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। ऑफिस बियरर और मेंबर को अकाउंट बुक देखने की परमिशन होनी चाहिए, ये ना अकाउंट बुक एंड ऑफिस बियरर ऑफ द, ठीक है, ये इसकी परमिशन होनी चाहिए। आई थिंक आपका ये वाला सेक्शंस क्लियर होगा। अब इसका लास्ट पॉइंट बचा है द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन में बी डिजॉल्व, और उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए रूल बुक में डिजोल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन बंद करी जाएगी तो ये पहले से मेंशन होना चाहिए कि उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या नहीं। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 7, पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर एंड रिक्वायर अल्टरनेशन ऑफ नेम। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ, ये सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा देती हूँ, इतना बड़ा ना पढ़िए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है इसमें, मैं सिंपल में समझा देती हूँ। देखो जब एप्लीकेशन मिलती है तो रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि वो एप्लीकेंट से एक्स्ट्रा डिटेल या क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। देखिए ये लिखा है ना, कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ। तो वो क्या कर सकता है कि जो रजिस्ट्रार है ना वो एप्लीकेंट से एक्स्ट्रा डिटेल या इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। और अगर कोई रूल गलत है या इनकम्प्लीट है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें करेक्शन के लिए बोल सकता है, ठीक है, ठीक है। ये वाला तो पॉइंट ये हो गया। और अगर ट्रेड यूनियन का नाम जो डुप्लीकेट है मतलब या कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो उस नाम को बदलने के लिए भी कह सकता है, ठीक है। विच वन, ये सारा आप पढ़ लेना, मैंने सिंपल में बता दिया है। जब तक ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आई होप आपको सेक्शन 7 क्लियर होगा। अब देखते हैं, अब ये देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस है यूपीएससी एएलसी 2017 के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का है इनमें से कौन सा एक ग्राउंड नहीं है। तो अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का ये सेक्शन 10 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 35 जो इसमें लगा हुआ है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग है। तो पहले मैं आपको सेक्शन 10 समझाऊंगी, फिर इसका आंसर आप मुझे कमेंट में मेंशन करना। वैसे मैंने लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं हल्का सा जूम कर देती हूँ इसे, आई होप आपको क्लियर होगा। शो हो रहा है आपको, ठीक है, आई होप। चलो सेक्शन 10 में आपको क्लियर बता दूंगी नीचे, क्योंकि फिर ना बार बार ऐसे। चलो ये क्वेश्चन देख ही लेते हैं, सेक्शन 10 में आपको समझाऊंगी, ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी एएलसी 2017 के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्राउंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं होगा, इनमें से कौन सा ग्राउंड है। तो पहला ऑप्शन है इसका, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, ठीक है, अगर फ्रॉड होता है तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन 2, द ट्रेड यूनियन हैज़ कंट्राविन द प्रोविजन, ट्रेड यूनियन कोई कंट्राविन कर देती है तब नहीं होगा। या द जर्नल बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज़ शोन नो कॉन्फिडेंस इन ऑफिस बेयरर। And option D, an application has been made by trade union for cancellation of its registration। अब ये कह रहा है कि मतलब इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। अब देखो वो फ्रॉड से लेगा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, ठीक है। अगर यूनियन कंट्रावीन करती है कोई प्रोविजन का तो भी होगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एप्लीकेशन बनती है ट्रेड यूनियन के लिए कैंसिलेशन के लिए तो भी होगा। अगर ट्रेड यूनियन की जनरल बॉडी नो कॉन्फिडेंस दिखाती है ऑफिस फेयर में तो क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा? नहीं, तब रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी क्या आती है, नॉट ए लगाए, तो इसके चक्कर में बच्चों के क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको सेक्शन 8, 9 और 10 एक साथ ही करवाऊंगी। अब देखते हैं, चलो सेक्शन देखो, जैसे हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन होना होता है वो कैसे होता है, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है और उसकी कैंसिलेशन की कंडीशन क्या होती है। तो ये सेक्शन मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे
होगा सर्टिफिकेट, कैसे मिलेगा और कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है, ये 8, 9, 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? द रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रेड यूनियन हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इन रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन shall registered the trade union by entering in a register to be maintained in such form may be prescribed the particular relating to the trade union contained in the statement and complying the application for registration। तो सेक्शन 8 क्या कहता है हमारा? देखो, जब रजिस्ट्रार को ये पूरा बिलीव हो जाता है कि ट्रेड यूनियन ने एक्ट में लिखी हुई सारी कंडीशंस पूरी कर दी हैं, ठीक है, जैसे प्रॉपर रूल्स, मेंबर लिस्ट, एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन, तो रजिस्ट्रार उस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर देता है। ये हमारा कहता है सेक्शन 8, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 9, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सॉरी मैंने रजिस्ट्रार बोल दिया। देखो अब आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करता है। देखो यहाँ पे ना, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आपको उसका रिजल्ट की वो मिलती है ना, हार्ड कॉपी। उसी तरह जब रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है, जो कि होता है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन 10, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? A certificate of registration of trade union may be withdraw or cancelled by the registrar। ये सेक्शन 10 बताता है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन विड्रॉ और कैंसिल किस किस कंडीशन में होता है। अब वो कंडीशन हमें देखनी है, ठीक है। चलो, ए, ऑन एन एप्लीकेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन टू बी वेरीफाई इन वेरी सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। और अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखो पॉइंट ए पहले मैं आपको समझाती हूँ। अगर ट्रेड यूनियन खुद चाहे रिटर्न एप्लीकेशन दे दे तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन खुद कह रही है कि हमें, ये कह रही ना कि हमें खुद रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करवाना है, तो उसमें वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ऑप्शन बी, मतलब सेक्शन 10 का सब क्लोज बी, इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड द सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक। अगर रजिस्ट्रार को पता लग जाए कि जो सर्टिफिकेट है वो फ्रॉड और मिस्टेक से लिया गया है, और ठीक है, जबकि ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ट्रेड यूनियन के रूल को वायलेट किया गया हो, ठीक है, और या उसके रूल में कुछ सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, उसके रूल में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ना हो। अब मैंने आपको सेक्शन 6 समझाया बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में, तो आपको ये बताना है कि सेक्शन 6 में मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड भी है। यहाँ पे ये कहता है कि रजिस्ट्रार बिना नोटिस दिए सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं करेगा। अगर रजिस्ट्रार चाहता है ना कि सर्टिफिकेट कैंसिल करे तो उसे नोटिस तो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? नॉट लेस देन 2 मंथ, ठीक है। उसे कम से कम 2 महीने पहले ट्रेड यूनियन को नोटिस देना पड़ता है, और इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आप विड्रॉ और कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। रजिस्ट्रार देता है, किसको देता है? ट्रेड यूनियन को देता है, और वहाँ पे मेंशन होता है कि आप मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए कह रहे हो या किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रपोजल है। तो आपको देखो समझ में आता है कि सेक्शन 8, 9, 10 मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। सेक्शन 8 हमें क्या बताता है? सेक्शन 8 हमें बताता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सेक्शन 9 क्या देता है? सेक्शन 9 हमें देता है लीगल सर्टिफिकेट, मतलब इशू कर देता है ना सर्टिफिकेट। और सेक्शन 10 क्या एक्सप्लेन करता है कि कैंसिलेशन की कंडीशंस क्या क्या है, सेक्शन 10, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन 10 तक ट्रेड यूनियन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 क्या है? अपील। चलो अब अपील देखते हैं। सेक्शन नंबर 11 अपील। देखो, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रार टू रजिस्टर ए ट्रेड यूनियन और बाय विड्रॉ और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में विद इन सच पीरियड एज
may be prescribed appeal. Subclause A, where the head office of the trade union is situated with the limit of presidency down to the high court or, देखो अब अपील कहाँ फाइल करनी है ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये कहाँ डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि आप अपील कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस किसी प्रेसिडेंसी टाउन में है, जैसे मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, तो आपकी जो अपील होगी वो वहाँ के हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, वेयर द हेड ऑफिस सिचुएटेड इन एनी अदर एरिया। अगर हेड ऑफिस किसी और एरिया में है तो अपील उस एरिया के कोर्ट में जाएगी, लेकिन ठीक है। अब ये देखो, लेकिन क्या होना चाहिए कि अगर देखो आपका प्रेसिडेंसी टाउन में जैसे कलकत्ता, मुंबई, चाइना वगैरह, तो सॉरी चाइना मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, मुंबई, कलकत्ता इस जगह पे, तो वहाँ के हाई कोर्ट में अपील हो जाएगी अगर आपका ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस वहाँ पर है। और आपका ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस अदर एरिया में है तो कहाँ पर होगी, नॉट इन्फीरियर कोर्ट ऑफ एडिशनल और एडिशनल जज ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन द बिहाफ फॉर दैट एरिया। तो मतलब देखो ये कह रहा है कि अगर हेड ऑफिस किसी और एरिया में भी है तो अपील उस कोर्ट में की जा सकती है जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के असिस्टेंट जज लेवल से नीचे का ना हो। बेसिकली वो कोर्ट जिनका अपॉइंटमेंट किसने किया हो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किया हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सब क्लॉज 2, द अपीलेट कोर्ट में डिसमिस द अपील और पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग the registrar to register a union and to issue a certificate of registration under a provision of section 9 setting aside a withdrawal or cancellation the certification as the case may be and the registrar shall comply with order। सेक्शन 11(2) में ये लिखा है कि अपीलेट कोर्ट के पास फुल पावर होती है कि वो रजिस्ट्रार के डिसीजन को चेंज कर सके, ठीक है। अपीलेट कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रजिस्ट्रार के डिसीजन को चेंज कर सकता है या कंफर्म कर सकता है। देखो कोर्ट दोनों काम कर सकती है, एक तो अपील डिसमिस कर सकती है अगर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अपील डिसमिस कर देगी, या रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे सकती है कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करो और सर्टिफिकेट इशू करो, ठीक है। ये पॉइंट या तो वो अपील को डिसमिस कर देगी या फिर वो रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे देगी कि रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है, ऑर्डर दे देगी कि मतलब या तो रजिस्ट्रेशन करो, है ना, और कैंसिलेशन ऑर्डर को सेट असाइड कर दो, मतलब चेंज करो, और रजिस्ट्रार को इस ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन ये आ गया आपका, ये 1 और 2 तो मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह। अब देखते हैं सेक्शन 11(3) में क्या कह रहा है। देखो अपीलेट कोर्ट में अपील सुनते टाइम सिविल प्रोसीजर कोड 19 ठीक है, 1908 के रूल फॉलो होते हैं, ये लिखा गया है। और सेंट्रल कोर्ट ये भी डिसाइड करती है कि अपील की कॉस्ट कौन पे करेगा, मतलब जितना अपील में खर्चा आया है ना अपील करने में, वो कौन पे करेगा और वो कॉस्ट रिकवर होगी या नहीं होगी, ये सब सच कॉस्ट शैल बी रिकवर्ड और नॉट, ये सब डिसाइड होता है, ठीक है। आपका ये सेक्शन पूरा होता है। नहीं अभी सेक्शन सब क्लोज 4 भी रह रहा है, चलो 4 भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो 11 का सब क्लोज 4 क्या कहता है, सेक्शन 11 का सब क्लोज 4 कहता है कि अगर आपने अपील की है, ठीक है, और वो डिसमिस हो गई है, तो आपके पास राइट है कि आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। बस यही सेक्शन ये 11 का क्लोज 4 कहता है, ठीक है। पसंद आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारा सेक्शन 11 तक तो हो ही चुका है और उसके PYQ एनालिसिस भी हो चुके हैं। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 12 से, ठीक है। सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। देखो
हर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। इसका मतलब ये होता है कि यूनियन के सारे लेटर और नोटिस और कम्युनिकेशन इसी रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएंगे, है ना। तो ये होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप कुछ एड्रेस चेंज करते हैं या कोई चेंज करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो आपको उसका विद इन 14 डेज में रजिस्ट्रार को रिटर्न में देना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रार को आपको विद इन 14 डेज में रिटर्न में देना होगा। देखो जैसे ये है कि आपने रजिस्ट्रार को आपने एड्रेस चेंज करा, ठीक है। तो आपने अपना एड्रेस चेंज करा, तो नए एड्रेस को अपने रजिस्ट्रार सेक्शन 8 में मेंशन करता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। और अगर नया एड्रेस टाइम पर अपडेट नहीं किया गया तो कम्युनिकेशन और जो नोटिस गलत जगह भेजा जा सकता है और लीगल कंप्लाइंसेस हो सकती हैं। आप समझ रहे हो ना कि देखो जैसे आपका घर है और आपने घर चेंज करा है, लेकिन आपने अपने आधार कार्ड में या बैंक के डॉक्यूमेंट में एड्रेस चेंज नहीं करा, तो आपकी जो भी कम्युनिकेशन होंगे तो वो गलत जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सेक्शन, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 13, incorporation of registered trade union. Every registered trade union shall be a corporate by name under which is registered and shall have perpetual succession and a common body seal with a power to acquire and hold to both movable and immovable property and to contract and shall by the said name sue and to be sued। देखो जब भी कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होती है ना, तब वो लीगल एंटिटी मतलब कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है। उसका एक ऑफिशियल नाम होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो जैसे एग्जांपल में आप ले लो रेलवे एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ये एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, और इसका क्या है, इसका परपेचुएशन मिलता है, मतलब यानी कि मेंबर चेंज होते रहेंगे। परपेचुअल सिचुएशन का मतलब होता है कि उसके मेंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन यूनियन का एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता। ठीक है, यूनियन की एक कॉमन सील होती है। ठीक है, कॉमन सील मतलब ऑफिशियल स्टैंप होती है जो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करती है। ठीक है, एंड उसके पास एक पावर होती है कि मूवेबल जैसे आपका फर्नीचर, व्हीकल, और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई आपकी लैंड बिल्डिंग को खरीदने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, जैसे ऑफिस को रेंट पर लेना या नहीं लेना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करने की। और ये स्यू एंड बी स्यू का राइट होता है। यूनियन किसी पर केस भी कर सकती है, ठीक है, और उस पर भी केस हो सकता है। सेक्शन 12 और 13 आपके क्लियर होंगे। ये कहने को तो बहुत इजी सेक्शन है, बट इतना डीपली कोई नहीं बताता, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखना क्योंकि आपका APFC में ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 14, सर्टन एक्ट नॉट टू अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। हमारा ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये 3 जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता, एंड कंपनीज एक्ट में नहीं होता। और देखो सेम यही क्वेश्चन आपका सेक्शन 14 से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखो यही क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट UPSC ALC 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर आपने बैरक पढ़ा हुआ है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। अब आते हैं हमारे चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 सेक्शन नंबर चैप्टर 3 किसके बारे में बताता है? चैप्टर 3 बताता है राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कि इनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 15, ऑब्जेक्ट ऑन विच फंड में बी स्पेंड, कि मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊं कि हर ट्रेड यूनियन के पास ना एक जर्नल फंड होता है। देखो द जर्नल फंड ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है, शैल नॉट बी स्पेंट ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये कहा गया है कि जो जर्नल फंड होता है ना हर यूनियन का, वो जो नीचे लिखे हुए काम है सिर्फ उनमें खर्च किया जाएगा, किसी और में नहीं किया जाएगा। तो किस किस में आपको सैलरी देनी है, अलाउंस देने, एक्सपेंस देने, ऑफिस बेयर के ट्रेड यूनियन के उसमें होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई वर्क है उसमें पेमेंट एक्सपेंस हुआ है उसमें देगा। ठीक है, और ठीक है आपको समझ में आया। और लीगल प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब क्लॉज C कहता है कि अगर ट्रेड यूनियन या
कोई मेंबर लीगल केस में पार्टी बन जाए, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयर से डिस्प्यूट के मामले में, तो केस करने या डिफेंड करने के जो एक्सपेंस होते हैं ना, वो यूनियन फंड से दिए जाएंगे, ठीक है। कोई केस वगैरह कराए, उसमें कोई खर्चा हो रहा है तो वो दिया जाएगा। ए बी सी आपकी क्लियर है। अब आपका कहता है डी, कोड ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। देखो, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, जैसे वेज इशू है या वर्किंग कंडीशन है, इसमें वेज इशू है या वर्किंग कंडीशन है या कोई मैटर है, तो उसके सेटलमेंट में जो खर्चा आएगा ना, तो वो भी कहाँ से दिया जाएगा, वो भी जर्नल फंड से दिया जाएगा। ये डीपली मैं इसलिए करवा रही हूँ कि अगर एमसीक्यू में आए तो आप लगा सको, ठीक है। नहीं तो इतना डीपली करवाने का फ्री ऑफ कॉस्ट का यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता, सब पेड में ही प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं हमारा सब क्लोज ई, ठीक है। चलो ई पे आते हैं। ई क्या कहता है, कंपनसेशन फॉर लॉस ड्यूरिंग डिस्प्यूट, ये कहता है। तो मान लो जैसे कोई मेंबर है, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट के चक्कर में लॉस झेलता जा रहा है, जैसे स्ट्राइक के टाइम पे उसका सैलरी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है जर्नल में से, ठीक है। अब देखते हैं जी क्या कहता है, सॉरी एफ क्या कहता है, ई के बाद एफ आता है ना। एफ क्या कहता है, अलाउंसेस टू मेंबर टू देयर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, किसी की डेथ हो जाती है मेंबर की, ट्रेड यूनियन के मेंबर की, ओल्ड एज में देता है, सिकनेस में देता है, एक्सीडेंट में देता है, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी देता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं जी, जी में किस किस में देता है ये, इशू ऑफ अंडरटेकिंग liability policy of assurance on the lives of member or under policy ensuring member against sickness accident और unemployment। देखो, यूनियन अपने मेंबर के लिए लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट्स या फिर सिकनेस इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकती है। यानी अगर मेंबर के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ से अमाउंट जा सकता है, ठीक है। अब देखो सही, अब यहाँ से ये मैंने देखो ये डी और ई पॉइंट, देखो डी और ई पॉइंट सेम एज इट इज़ रखा गया है यहाँ पे, और ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो सेम यही क्वेश्चन, सेम यही पॉइंट यूपीएससी एएलसी 2017 में पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें ये आपको शो हो रहा होगा। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है कि जर्नल फंड का जो अमाउंट है वो कहाँ पर स्पेंड किया जाएगा, मैंने ये बताया। अब इसमें एक पूछा गया कि कहाँ पर स्पेंड नहीं किया जाएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर सी, द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी पूरे जनरल फंड के कहाँ पर स्पेंड किया जाएगा, उसमें ऑप्शन सी नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। बाकी ऑप्शन ए बी डी सेम वैसे ही बताए गए हैं जैसे ऑप्शन ए में बताया गया है कि कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है उसमें देना होता है जनरल फंड से, कंपनसेशन लॉस हो रहा है उसकी इनकम का ट्रेड डिस्प्यूट के वजह से, उसमें देना होता है, या फिर अकाउंट ऑफ डेथ ओल्ड एज सिकनेस इसमें देना होता है। तो देखो क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ना वो सारे बेयरक से ही बनते हैं, कुछ भी बेयरक से बाहर नहीं आता। तो मल्टीपल बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि आप बेयरक को बार बार पढ़ो, आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपका जो लेबर लॉ का पोर्शन है 40 to 45 मार्क्स का वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 16, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। देखो ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन सेपरेटली लेव फॉर or made to that fund from which payment made from the promotion of civics and political interest of its member। अब ये कह रहा है कि पॉलिटिकल फंड यूनियन डिसाइड करती है कि हम पॉलिटिकल फंड बनाएंगे, ठीक है। तो एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड भी बन सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होता कि सभी इसमें कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है। और ये किन किन खर्चों पे किया जा सकता है, टू पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय कैंडिडेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है उसमें जो खर्चा आता है उसमें किया जा सकता है, कोई मीटिंग हो रही है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, या कोई डॉक्यूमेंट्स आप बांट रहे हो, ठीक है, कैंडिडेट के इलेक्शन से रिगार्डिंग, उसमें हो सकता है। और ठीक है,
और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हो सकता है। मतलब पॉलिटिकल फंड का मतलब है इलेक्शन के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या उससे इलेक्शन से रिलेटेड या पॉलिटिकल कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पर ये सेपरेट फंड बनाया जाता है और ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। और ये कंपलसरी नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि कोई मेंबर है, वो पोस्टर प्रिंटिंग करवा रहा है या पॉलिटिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है या अलग से ठीक है, तो अपने बैनर बनवा रहा है, तो उन सब के खर्चों के लिए ये वाला पॉलिटिकल फंड यूज़ किया जाएगा। आई होप सेक्शन 16 आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 17 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड यूनियन, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड यूनियन। अब सेक्शन ये कहता है कि नो ऑफिस बेयरर ऑफ ए मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी लाइबल टू punishment under subsection 2 section of 120B of IPC in respect of any agreement between made the purpose of furthering। ये सेक्शन क्या कहता है? अब ये कहता है सेक्शन 17 कहता है हमारा कि देखो ये सेक्शन ना लीगल इम्यूनिटी मतलब लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को। जब कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है, ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है और यूनियन कोई एक्शन लेती है, जैसे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है, तो उस पर जो केस बनेगा ना वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का केस नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन नंबर 18 इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। ये भी बहुत सिंपल है कि सेक्शन 18 में क्या कहा गया है। चलो सेक्शन 18 देखते हैं कि ये सेक्शन क्रिमिनल प्रोटेक्शन इम्यूनिटी देता है ट्रेड यूनियन को, ठीक है। नॉर्मली देखो अगर दो लोग मिलकर कोई इलीगल एक्ट प्लान करते हैं तो उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग सकती है नॉर्मली, लेकिन अगर यूनियन के मेंबर ने ट्रेड डिस्प्यूट को आगे बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना, यूनियन का मेंबर है उसको ट्रेड डिस्प्यूट को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है या स्लो वर्क एग्रीमेंट किया है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो एक्शन वायलेंट हो जाता है या इलीगल हो गया, जैसे प्रॉपर्टी तोड़ना, लोगों पर अटैक करना, तो फिर इस केस में इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना। इसका सब पॉइंट 2 मैंने आपको बताया है, ठीक है। पहले में तो मैंने आपको ये बताया कि क्रिमिनल प्रोटेक्शन इम्यूनिटी देता है, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई दो लोग मिलकर इलीगल एक्ट प्लान करते हैं तो उन पर आईपीसी के अकॉर्डिंग केस बन जाता है, ठीक है, लेकिन ट्रेड यूनियन में नहीं बनेगा। लेकिन अगर वहीं वो मारपीट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये भी चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अब सेक्शन 19 में ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 20 देखते हैं हमारा, ठीक है। सेक्शन 20 राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ बुक ऑफ ट्रेड यूनियन। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं ना, ठीक है, द अकाउंट बुक ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड लिस्ट ऑफ मेंबर्स शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एन ऑफिस बेयरर। जो ऑफिस बेयरर होता है उसको ये राइट होता है कि वो ट्रेड यूनियन की बुक्स को देख सके, ठीक है। अब देखते हैं 21 राइट ऑफ माइनर टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, कि कौन ट्रेड यूनियन का माइनर कि क्या राइट है क्या नहीं है। देखो एनी पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर, अगर किसी पर्सन की एज 15 साल हो चुकी है तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 21A। सेक्शन नंबर 21A क्या कहता है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर, कि मतलब ऑफिस बेयरर की डिसक्वालिफिकेशन क्या है। एक पर्सन को कब डिसक्वालीफाई किया जा सकता है ऑफिस बेयरर से, तो कब किया जा सकता है? ये देखो दो कंडीशन है, या तो वो 18 साल का नहीं है तब वो ऑफिस बेयर के लिए डिस्क्वालीफाई है, ठीक है, या फिर उस पर कोई मॉरल ट्रिब्यूट या कोई इम्प्रिजनमेंट का केस चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई केस चल रहा है उस पर तो वो 5 साल तक ना, देखो अनलेस ए पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज़ एलैप्स्ड इन हिज रिलीज, उसकी रिलीज देखो उसके रिलीज होने के बाद 5 साल तक वो ऑफिस बेयरर नहीं बन सकता, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो एक लड़का है कमलेश, ठीक है, वो 17 साल का है।
उसको यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पहले का एग्जाम्पल तो ये हो गया क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ। दूसरा, अगर कोई मेंबर मॉरल टर्पिट्यूड जैसे मतलब चोरी के केस में 2 साल जेल में रहा, तो वो रिलीज के 5 साल तक ऑफिस बेयरर नहीं बन पाएगा। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बेयरर टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे XYZ टेक्सटाइल वर्कर यूनियन में 10 ऑफिस बेयरर हैं, ठीक है, तो कम से कम 5 लोग एक्टिवली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए होने चाहिए, मतलब 1/2, मतलब नॉट लेस देन 1/2। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन ये हाईलाइट किया हुआ है ना, नॉट लेस देन 1/2 टोटल नंबर। मतलब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग ऑफिस बेयरर हैं, तो उनमें से 5 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करें, तो 5 एक्टिवली इंडस्ट्री में कनेक्टेड होनी चाहिए, वहाँ पर काम करने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है? चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम ये सिंपल सा है। अगर आप नाम चेंज करवाते हो किसी ट्रेड यूनियन का, तो कितने मेंबर की वो चाहिए आपको? 2/3। ठीक है, 2/3 मेंबर होने चाहिए। एग्जांपल देखो, जैसे मुंबई रेलवे यूनियन ने अपना नाम रखा ऑल मुंबई रेल यूनियन रखना चाहती है, तो नाम चेंज करने के लिए यूनियन के कितने मेंबर का अप्रूवल होना चाहिए? 2/3 मेंबर का। ठीक है, अगर 2/3 का नहीं है तो नहीं होगा, और इसके लिए रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। यहाँ तो था कि नाम चेंज करें, अब अमलगमेशन में कि 2 ट्रेड यूनियन है। देखो, जैसे एग्जांपल देती हूँ, नॉर्थ मिल वर्कर यूनियन है और साउथ मिल वर्कर यूनियन है। ठीक है, दोनों आपस में अपना मर्जर करना चाहती हैं, दोनों एक ही बनना चाहती हैं। तो उसमें क्या होगा? कम से कम वोटिंग मेंबर के वोट, और उसमें से भी 60% का सपोर्ट चाहिए। ये देखो, वोट एटलीस्ट हाफ मेंबर। ठीक है, हाफ मेंबर का, और उसमें से भी 60% का सपोर्ट चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 25 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 26 पर। देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड अमलगमेशन। इसमें क्या कहा गया है? इसमें सेक्शन 26 में ये कहा गया है कि अगर एक यूनियन का नाम बदल गया तो पहले के केस या राइट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट यूनियन से मेगा ट्रांसपोर्ट यूनियन बनने पर कोर्ट में उन्हीं केस को कंटिन्यू रखा जा सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, डिजोल्यूशन। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 27, डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन में क्या कि अब ट्रेड यूनियन बंद करनी है। ठीक है, अगर बंद हो रही है तो इसमें क्या होगा कि 14 दिन के अंदर ना, 14 विदिन 14 डेज़ के अंदर क्या करना होगा? विदिन 40 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना होगा। किसको भेजना होगा? रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना होगा विदिन 14 डेज़ के अंदर। और अगर रूल्स नहीं है तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन के रजिस्टर मेंबर में फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि अगर डिजोल्यूशन होता है तो कौन फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है? मतलब एक यूनियन है वो बंद हो गई, जो उसका फ़ंड था वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो वो करता है रजिस्ट्रार करता है, क्योंकि 14 दिन में बताना होता है। और अगर उसके कोई रूल्स वगैरह नहीं है ना, ये रूल्स नहीं है ट्रेड यूनियन के, तो वो क्या करेगा? रजिस्ट्रार फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। ये एक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। रिटर्न्स। सेक्शन 28 में क्या आता है? रिटर्न। देखो, ये मैंने हाईलाइट किए हुए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ लेना। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि ये एक्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से लटका हुआ है ये। देखो, यूनियन को ना हर साल यूनियन को लास्ट ईयर के रिसिप्ट, एक्सपेंस, असेट्स, मेंबर लिस्ट और रूल में जो चेंजेज हुए हैं, इन सब का ऑडिट स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को भेजना होता है। और ये कब होता है? 31 दिसंबर ऑफ ईयर एंडिंग। ठीक है, ये इसमें और कुछ नहीं कहा गया। और ये क्या कहा गया है कि अगर उसकी कॉपी कोई चेंज किया है ना, तो एवरी अल्टरनेशन की कॉपी रजिस्टर्ड ट्रेड जो मतलब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में चेंज किए गए हैं, तो उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है विदिन 40 डेज। ठीक है, कि हमारी ये चेंजेस हुए हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 29, पावर टू मेक रूल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पावर टू मेक रूल बनाती है। कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ भी करना है तो वो बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 30।
पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन, देखो जब न्यू रेगुलेशन ड्राफ्ट होते हैं ना तो गजट में 3 महीने तक लोगों को सजेशन के लिए पब्लिश किए जाते हैं और फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है, ठीक है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई भी नया रूल रेगुलेशन हुआ है, वो ड्राफ्ट हुआ है तो ऑफिशियल गजट में आएगा, ठीक है। 3 महीने तक लोगों की सजेशन के लिए पब्लिश किए जाएंगे और फिर गवर्नमेंट उसे अप्रूवल कर देगी। ये देखो, नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन द ड्राफ्ट प्रपोज रेगुलेशन पब्लिश फॉर जर्नल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट सेक्शन क्या है। अब नेक्स्ट सेक्शन है, अब ये देखो, अब ये हमारा ये क्वेश्चन आया था ये वाला ALC 2070 में कि एग्रीगेट ट्रेड यूनियन में अगर रिटर्न सबमिट नहीं कर पाते तो कितनी तक पेनल्टी जाती है, तो इसका आंसर है 50 में, ₹50, ठीक है। और ये है फेलियर टू नंबर 31, फेलियर टू सबमिट रिटर्न, अगर आप रिटर्न नहीं दे पाते हो, रिटर्न देने में फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी। यूनियन सेक्रेटरी ने एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को टाइम पर नहीं दी तो ₹5 से लेके, ठीक है, ₹5 से लेके स्टार्ट होगा और अगर बार बार गलती होती है तो ये कहाँ तक पहुँच सकती है, मैक्सिमम ₹50 तक। तो यही वाला अमाउंट यहाँ पे ₹50 वाला पूछा था, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि बेयर एक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 32, सप्लाइंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, यूनियन का कोई ऑफिस बेयर इंटेंशनली फेक रूल की कॉपी दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या पेनल्टी पड़ेगी, तो उसे ₹200 तक का फ़ाइन लग सकता है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ₹200 तक का फ़ाइन लग सकता है। सेक्शन 33, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं। ट्रेड यूनियन एक्ट का जो ऑफेंस का जो केस होता है ना, उसमें कौन इंटरफेयर कर सकता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर प्रीजेंसी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वही दोनों कर सकते हैं। और ये कितने मंथ में फाइल होना चाहिए केस, ये होना चाहिए आपका 6 मंथ में, तो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, विद इन 6 मंथ ये मेंशन किया गया है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बेयर एक्ट के डीपली उठाकर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से ये पूछ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, अब ये ख़त्म ही होने वाला है, हाँ ये एक्ट ख़त्म हो गया है। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप ये 3 क्वेश्चन देख लो। UPSC ALC 2017 में पूछा गया कि ये ट्रेड यूनियन है, इनको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो इनके आपको ईयर्स याद होने चाहिए तब आप लगा सकते हो, ये पूछा गया है। उसके बाद आपका कोई ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि NM लोखंडे, ये इसके हिस्ट्री पोर्शन में से पूछा गया है। NM लोखंडे ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, तो वो किया था दीनबंधु, ठीक है। उसके बाद ALC में ही ये पूछा गया है कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, तो ये मैंने आपको पहले ही सबसे फर्स्ट लेक्चर में कराया था, 10% और 20%, 10% और 100 ऑफ द वर्कर विच एवर इज़ लेस, और मिनिमम 7 तो होने ही चाहिए। आपका ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल को रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी और लेक्चर्स आने भी मुश्किल होंगे, ठीक है। ओके